हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास में हम बात करेंगे यूपी कैडेट 2025 में आने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में। तो ये जो क्लास है ये कृषि वनस्पति विज्ञान से संबंधित है। तो इसमें हम आपको जो है 10 प्रश्न के बारे में बताएंगे और इसके उत्तर और इसके साथ में उसमें डिटेल भी आपको मिलेगी। तो कई तरह की बातें आपको पता चलेंगी। तो आइए चलते हैं वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन है कि बीजों को जल में रखने पर वो फूल जाते हैं। बीज को अगर पानी में रखा जाए तो वो फूल जाता है। क्यों फूल जाता है? अंतःपरागण के जरिए, बहिःपरागण के जरिए, बिंदु श्रावण के जरिए या अंतः शोषण के जरिए। तो यहाँ पे थोड़ा जान लेते हैं कि अंतः परासरण। तो पहले परासरण जान लेते हैं। अंतः मतलब अंदर, परासरण का मतलब होता है कि जब द्रव जो है, जो पानी जो है पतले माध्यम से, मतलब पतला है वो, ठीक है, और किसी और गाढ़ा द्रव है तो उधर की ओर जब वो जाए तो उसको कहते हैं परासरण। ठीक है, पतले से गाढ़े की ओर। तो अंतः मतलब अंदर की ओर जाना हो गया परासरण, बही मतलब बाहर की ओर आना हो गया। ठीक है, यानी कि जो अंदर है वो पतला था, बाहर जो है गाढ़ा था, तो उसमें बाहर की ओर आ रहा है। बिंदु श्रावण का मतलब होता है कि जब द्रव जो है बूंद के रूप में पेड़ पौधों की पत्तियों से निकले तो उसको कहते हैं बिंदु श्रावण। और अगला है अंतः शोषण, तो अंदर की ओर उसको एब्जॉर्ब करना, लेना। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा वो अंतः शोषण होगा। तो बीज जो जल में रखने पर फूल जाते हैं, वजह क्या है? अंतः शोषण। अगला प्रश्न है कि परिस्थितियां जिनमें वाष्पोत्सर्जन तीव्र होता है। देखिए वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? जब वाष्प का उत्सर्जन होता है, पानी के जो पेड़ हैं उनकी पत्तियों से जो है पानी वाष्प के रूप में बाहर निकलता है प्लांट के, वो एक्स्ट्रा होता है। जैसे इंसान जो है टॉयलेट जाता है, अपने अपशिष्ट खराब पदार्थों को बाहर निकालता है यूरिन के जरिए, तो वैसे ही पेड़ पौधे में भी ये मैकेनिज्म है। और दूसरा एक सबसे बड़ा एक्स्ट्रा लाभ होता है कि पौधे में जो टेम्परेचर है उसको ठंडा बना के रखना, उसमें बहुत ही मदद करता है। तो कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें वाष्पोत्सर्जन की जो दर है वो बहुत तेजी हो जाएगी? तो पहला है कि उच्च आर्द्रता, यानी जो नमी है वो क्या है, वो बहुत ज्यादा हो, और निम्न ताप, और तापमान क्या हो, कम हो। क्या उस समय पर वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा? या दूसरा ऑप्शन है कि मृदा जल न्यूनता, यानी मिट्टी में जो पानी है उसकी न्यूनता हो गई, उसकी कमी हो गई है, और साथ में उच्च आर्द्रता और जो नमी है वो क्या है, वो बहुत ज्यादा है वातावरण में। क्या इस समय होगा? अगला है निम्न ताप, कम वायु वेग, यानी ताप क्या है, कम है, लेकिन हवा का जो वेग है वो भी कम है। क्या उस समय होगा वाष्पोत्सर्जन तीव्र? अगला है निम्न आर्द्रता, उच्च ताप। तो हमारा जो आंसर है यहाँ पर यही है, निम्न आर्द्रता और उच्च ताप। यानी कि जब जो एटमॉस्फेयर पे नमी है वो जो है वो कम होगी, निम्न होगी, और तापमान जो है बहुत ज्यादा होगा, उसी समय जो है वाष्पोत्सर्जन जो है बहुत तेजी से होगा। अगला प्रश्न है कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया सहायक है। जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तो वो मदद करती है, किस चीज में मदद करती है? कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण में, कार्बन डाइऑक्साइड को लेने में, पर्णरंध्रों के खुलने में, जो पत्ती में रंध्र होते हैं उनको खोलने में मदद करता है, या ये दोनों में, या जल के ऊपर की ओर चालन में, या जल को ऊपर की ओर चलाने में। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा जल के ऊपर की ओर चालन में। तो वाष्पोत्सर्जन की जब क्रिया होती है तो उसमें मदद क्या हो जाता है, होने से। भाई जब पत्ती से एक्स्ट्रा वाटर निकलेगा प्लांट से, ठीक है, निकल गया, तो उसी के बाद उसमें कमी होगी। जब कमी होगी तो जड़ से खींच करके जो है जल को क्या है, ऊपर की ओर चालन किया जाएगा, पहुंचाएगा। जैसे इंसान टॉयलेट जाता है, उसके अंदर के बॉडी का पानी जो है बाहर निकल जाता है, तभी तो उसको प्यास लगती है, फिर से पीता है वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में निर्मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और उस समय ऑक्सीजन बाहर निकलती है, तो आखिर वो कहाँ से निकल रही होती है? क्या कार्बन डाइऑक्साइड से निकलती है, क्या पानी से निकलती है यानी H2O, या कार्बन डाइऑक्साइड और पानी दोनों से निकलती है, या इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है? तो हमारा यहाँ पे जो आंसर है वो H2O है। जो पानी पौधे में होता है वहीं पर से जो है ऑक्सीजन बनती है, निकलती है। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण में हाइड्रोजन प्रकाशीय अभिक्रिया से अप्रकाशीय में स्थानांतरित होता है। देखिए प्रकाशीय और अप्रकाशीय दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती है प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत। ठीक है, तो एक होता है प्रकाश की उपस्थिति में, उसको कहते हैं प्रकाशीय, और एक होता है बिना प्रकाश के, ठीक है, उसको कहते हैं अप्रकाशीय। तो प्रकाश की क्रिया में जब हाइड्रोजन जो है वो प्रकाशीय अभिक्रिया से अप्रकाशीय में ट्रांसफर होता है, वो पहुंचता है, प्रकाशीय अभिक्रिया से अप्रकाशीय अभिक्रिया में पहुंचता है। कौन पहुंचता है? हाइड्रोजन। ठीक है, तो वो किसके द्वारा, कौन उसको पहुंचाता है? तो एडीपी के द्वारा पहुंचता है, या एटीपी के द्वारा पहुंचता है, या डीएनए के द्वारा पहुंचता है, या एनएडीपी के द्वारा पहुंचता है? तो यहाँ पे जो आंसर है वो एनएडीपी। अगला प्रश्न है
खाद्य पदार्थ जो है फ्लोएम द्वारा किस रूप में स्थानांतरित होता है? सबको पता है कि पेड़ पौधों में जाइलम और फ्लोएम ऊतक मिलते हैं, जिनमें से जो फ्लोएम है वो खाद्य पदार्थ को ट्रांसफर करता है। तो आखिर वो किस रूप में ट्रांसफर करता है? ये कह रहे हैं ग्लूकोज के रूप में करता है कि माल्टोज के रूप में करता है कि मंड के रूप में करता है या सुक्रोज के रूप में करता है। तो पहले थोड़ा बता देते हैं। ग्लूकोज C6H12O6 का फॉर्मूला होता है। माल्टोज क्या होता है? माल्टोज जो है ये भी एक प्रकार की शुगर है, ठीक है, शर्करा है। और जब दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तब उसी समय बनता है माल्टोज। आगे जानते हैं मंड क्या होता है? तो मंड भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें ग्लूकोज की जब लंबी चेन, कई लंबी चेन आपस में जुड़ती हैं तब स्टार्च बनता है। आलू में, चावल में मिलता है। अगला है सुक्रोज। सुक्रोज क्या होता है कि जब ग्लूकोज फ्रक्टोज के साथ में मिल जाता है तभी बनाता है सुक्रोज। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा किस रूप में स्थानांतरित होता है? तो सुक्रोज के रूप में स्थानांतरित होता है। अगला प्रश्न है कि किस क्रिया में प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं? ऐसी कौन सी क्रिया है ऑप्शन में से कि जिसमें जो प्रकाश की जो एनर्जी है वो केमिकल की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है? तो क्या पाचन की क्रिया है, श्वसन की क्रिया में, या किण्वन के द्वारा, या प्रकाश संश्लेषण के द्वारा? तो हमारा यहाँ पे आंसर जो होगा वो प्रकाश संश्लेषण है। पाचन तो सबको पता है। किण्वन क्या होता है? किण्वन का मतलब होता है फर्मेंटेशन यानी सड़ना, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे आंसर प्रकाश संश्लेषण हो गया। अगला प्रश्न है कि ग्लाइकोलाइसिस कोशिका में होती है, तो जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया है वो सेल के अंदर कहाँ पर होती है? ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है कि केंद्रक में होती है कि साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है? ठीक है, साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव, और वहाँ पे जो अंतर्द्रव्य जालिका मिलता है उसी को रेटिकुलम कहते हैं। और अगला ऑप्शन है साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव। तो हमारे यहाँ पे जो आंसर होगा वो साइटोप्लाज्म होगा, यानी कोशिका द्रव में ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न है कि ग्लाइकोलाइसिस में एक अणु ग्लूकोज से एटीपी अणु बनते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस की जब प्रक्रिया होती है तो उसमें एक अणु जो ग्लूकोज का होता है तो उससे कितने एटीपी के अणु बनते हैं? 121 बनते हैं, ऑप्शन में है 8 है, 86 है या 4 है? तो यहाँ पे आंसर जो है वो 4 है, तो 4 बनते हैं। अगला प्रश्न है कि श्वसन में सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है, जब श्वसन की प्रक्रिया होती है तो उस समय सबसे ज्यादा ऊर्जा जो है मिलती है, तो किस प्रोसेस के अंतर्गत मिलती है? किण्वन से मिलती है, किण्वन मतलब फर्मेंटेशन, या अनाक्सी श्वसन यानी बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन नहीं है और तब श्वसन की प्रक्रिया हो रही, क्या उस समय मिलेगी? या आक्सी श्वसन यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में, या उपर्युक्त सभी से, या सभी प्रक्रिया से मिलेगी? तो श्वसन में सबसे ज्यादा ऊर्जा जो मिलती है वो आक्सी श्वसन के अंतर्गत मिलती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।